और अब खबर मानसून सत्र में पेश हुए पीएम सीएम या किसी भी मंत्री को हटाने वाले बिल की है, जिस पर सियासी रार छिड़ी हुई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब एक इंटरव्यू में दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता। अगर ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता। सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। सभी लोगों पर आरोप लगते थे, सब लोग इस्तीफा दे देते थे, बरी होकर राजनीति शुरू करते थे। गृह मंत्री अमित शाह के ये बयान विपक्ष के सीधा उस सियासत पर वार है जिस पर तकरार संसद के मानसून सत्र से शुरू हो गई थी। जब मोदी सरकार ने लोकसभा में जेल जाने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद से हटाने वाला बिल पेश किया था, तो विपक्ष ने सदन में इसका खूब विरोध किया था। उस वक्त लगा था कि शायद इस पर सियासत वहीं सीमित रह जाएगी, लेकिन जब विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरना शुरू किया, तो अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया है। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। विपक्ष ने इस बिल को लेकर आरोप लगाया है कि ये संविधान के खिलाफ है और बीजेपी इसके जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष के इस आरोप के पीछे कोई आधार नहीं था। लेकिन जब गृह मंत्री विपक्ष के इस आरोप पर बोले तो उन्होंने इसकी वैधता के पीछे का प्रमाण भी दे दिया। 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना। ये बात भी साफ है कि कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल से सरकारें भी चलाई गई, और ये बिल इसी के खिलाफ है। ये बिल ये नहीं कहता कि वो व्यक्ति दोबारा उस पर नहीं आ सकता, बल्कि ये कहता है कि जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से उसी पद पर शपथ ले सकता है। गिल्टी साबित हो गए ना, अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। ऐसा है, इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले एफआईआर होती है, और सीबीआई है तो पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। एफआईआर होती है, एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। हाँ। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो, और अरेस्ट होती है तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता। मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो
अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। विपक्ष इस बिल का विरोध इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उनके मुताबिक बीजेपी इस बिल को गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही इस्तेमाल करेगी, जिसका टारगेट अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार इसको लेकर भी लोगों को आश्वस्त कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। और जब उनकी सरकार थी और वो ऐसा करते थे तब बहुत सारी जांच कोर्ट के आदेशों से शुरू हुई है। यूपीए 2 में कम से कम 12 केस में गिना सकता हूं जहां कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई की जांच हुई है और सारे लोग फंसे हैं। पर वो उस टाइम तो उनकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। वो कह रहे हैं कि चाहे डीएमके हो या आम आदमी पार्टी हो, आप सबके नेताओं को आप जेल में डाल देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट तुरंत इंटरवीन करेगी अगर इसके अंदर एफआईआर के अंदर या अरेस्ट के अंदर तत्व नहीं है। हालांकि ये बिल अभी जेपीसी को भेज दिया गया है, लेकिन कम से कम 30 दिनों तक बिना बेल के जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले तीनों बिलों पर विचार करने के लिए बनने वाली जेपीसी में शामिल होने को लेकर विपक्ष दो फाड़ नजर आ रहा है। इससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा मिल रहा है। एक तो उससे विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार का हितैषी बताने का मौका मिल रहा, दूसरी तरफ इनके बंटने से भी उसे राजनीतिक लाभ मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी को बहुमत चाहिए। लोकसभा में कुल सांसद 542 हैं। इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, यानी इस हिसाब से एनडीए को 69 और सांसदों की जरूरत है। बहुमत के लिए एनडीए के पास 69 सांसदों के समर्थन की कमी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में दिख रहे टकराव ने ये बात साफ कर दी है कि कई विपक्षी सांसद इस बिल के समर्थन में हैं। जहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इसमें शामिल होकर अपनी बातें रखने की पक्षधर हैं, तो वहीं टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर जेपीसी में शामिल होने से मना कर दिया है। सपा और शिवसेना ने भी टीएमसी की राह पर चलने का संकेत दिया है। लिहाजा और जो पार्टियां इस बिल के समर्थन में नजर आ रही हैं, उन्हें भी जान लीजिए। वाईएसआरसी के 4 सांसद इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। ओवैसी के एआईएमआईएम के भी 4 सांसद समर्थन में नजर आ रहे हैं। ऐसे ही 7 निर्दलीय सांसदों में से 4 लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, विपक्षी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके भी कई सांसद इस बिल के समर्थन में हैं। यानी जो समर्थन की गुणागणित है, उस माइलस्टोन तक ये बिल उस तक आराम से पहुंचेगा। लेकिन सरकार ये चाहती थी कि इस बिल पर सभी दलों से बात करके आगे बढ़ा जाए, इसीलिए इसे जेपीसी में भेजने का विचार पहले से ही था। लेकिन जब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो सवाल उठता है कि अगर जेपीसी में भी विपक्ष ने इसका बायकॉट किया तब क्या होगा। जेपीसी नहीं आता, अगर वो बहिष्कार करते हैं तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी। तो कैसे काम करेगी? अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? स्मिता जी, ऐसे नहीं चलता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि विपक्ष चाहे जितना इस बिल का विरोध कर ले, जेपीसी में चर्चा के बाद इस बिल को पास होना ही है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम साफ कर दी है।